आज हम जीवन की सबसे बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे स्रोतों में दी गई है। मतलब एक जीव अपनी जैसी ही एक और जिंदगी कैसे बनाता है। ये बात बड़ी अजीब है। देखिए, कोई भी जीव खाने, पीने या सांस लेने के बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जनन के बिना एक अकेला जीव आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। फिर भी प्रकृति इस एक काम के लिए बेहिसाब ऊर्जा खर्च करती है। तो सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि ये सवाल किसी एक जीव के जिंदा रहने का है ही नहीं। अच्छा। ये पूरी प्रजाति, पूरी स्पीशीज के अस्तित्व का सवाल है। जनन के बिना हम और आप यहाँ होते ही नहीं। असल में जीवन का बस एक ही मकसद है, अपनी जानकारी, अपने ब्लूप्रिंट को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। और अगर वो इसमें नाकाम रहा तो उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है। तो ये एक तरह की रिले रेस है, जहां हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को बैटन पकड़ाती है। बिल्कुल। और वो बैटन है शरीर का ब्लूप्रिंट। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस ब्लूप्रिंट का नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे, ये नाम तो जबानी तोड़ दे। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। आसान भाषा में क्या हम इसे शरीर की मास्टर रेसिपी बुक कह सकते हैं? बिल्कुल। रेसिपी बुक एक शानदार तरीका है इसे समझने का। इसी किताब में सब लिखा है। सब मतलब शरीर कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, सब कुछ। तो जनन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इस पूरी रेसिपी बुक की एक और कॉपी तैयार करना। मतलब बिना किसी फोटोकॉपी मशीन के? हाँ, बिल्कुल। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम हाथ से किसी किताब की नकल करते हैं तो गलतियां होना तो तय है। क्या यहाँ भी ऐसा ही होता है? क्या ये कॉपी एकदम परफेक्ट होती है? कभी नहीं। और यही प्रकृति का सबसे बड़ा राज है। अच्छा। यूं कहें कि गलतियां आ ही जाती हैं। एक मिनट। तो जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया ही खामियों से भरी है। ये तो डिजाइन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में प्रकृति की हर गलती एक लॉटरी टिकट की तरह है। लॉटरी टिकट? हाँ, हजारों टिकट बेकार जाते हैं, लेकिन एक टिकट जैकपॉट हो सकता है। यही विभिन्नताएं, ये छोटी छोटी गलतियां ही जैव विकास यानी इवोल्यूशन का इंजन है। अच्छा, तो ये गलतियां असल में गलतियां नहीं बल्कि विकल्प हैं। जैसे एक उदाहरण था स्रोतों में, मान लीजिए ठंडे पानी में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी गर्म हो जाता है। तो ज्यादातर बैक्टीरिया जिनके पास ठंडे पानी की रेसिपी थी वो मर जाएंगे। हाँ, वो मर जाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर डीएनए कॉपी होने की किसी गलती की वजह से कुछ बैक्टीरिया के पास थोड़ी ज्यादा गर्मी सहने की क्षमता आ गई हो तो वो बच जाएंगे। वो उस लॉटरी का जैकपॉट होगा। सिर्फ वही बचेंगे और आगे चलकर उनकी पूरी पीढ़ी उस गर्म पानी में रहने के काबिल हो जाएगी। समझ गए। विभिन्नता के बिना एक झटके में पूरी प्रजाति खत्म हो सकती थी। बिल्कुल। कमाल है। तो जिंदा रहने के लिए बदलते रहना जरूरी है और बदलने के लिए ये गलतियां जरूरी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रकृति ये कॉपी पेस्ट का काम कितने तरीकों से करती है। स्रोत बताते हैं कि सबसे आसान तरीका है अलैंगिक जनन, जहां सिर्फ एक ही जीव काफी होता है। हाँ, इसे आप प्रकृति के सिंगल प्लेयर मोड की तरह समझ सकते हैं। इसके भी कई वर्जन्स हैं। जैसे सबसे सीधा तरीका है विखंडन या फिशन। अमीबा जैसा एक कोशिका वाला जीव जब बड़ा हो जाता है तो बस 20 से 2 हिस्सों में बंट जाता है। 1 से 2 बन गए, कहानी खत्म। बस इतना ही? हाँ, लेकिन कुछ जीव जैसे काला आजार का रोगाणु लेशमानिया, वो ज्यादा सलीके से बढ़ता है, एक तय जगह से। और मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम तो और भी आगे है। वो एक साथ कई टुकड़ों में बंटकर दर्जनों नए परजीवी बना देता है। तो ये तो हुआ एक कोशिका का बंटना। लेकिन अगर जीव बहुकोशिकीय हो, जैसे कोई पौधा, स्पाइरोगायरा का उदाहरण दिया गया है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जो धागों की लड़ियों जैसा दिखता है। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है तो ये बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और हर टुकड़ा एक नई पूरी लड़ी बन जाता है। इसे खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन अब उस तरीके पर आते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन। हाँ, ये वाकई कमाल है। स्रोतों में लिखा है कि अगर आप प्लेनेरिया जैसे चपटे कृमि को कई टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि प्लेनेरिया की कोशिकाओं में कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट छिपा होता है। अच्छा, जब वो कटता है तो कोशिका उस ब्लूप्रिंट को पढ़कर शरीर के बाकी हिस्सों को दोबारा बना लेती हैं। हमारी त्वचा की कोशिका सिर्फ और सिर्फ त्वचा बनाना जानती है, वो आंख या दिल नहीं बना सकती। मतलब
उसने अपना बाकी का ब्लूप्रिंट भुला दिया? एक तरह से, हाँ। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। अगर प्लेनेरिया का एक टुकड़ा पूरा जीव बन सकता है, तो ये जनन क्यों नहीं है? नतीजा तो वही है, एक से ज्यादा जीव। ये तो बस शब्दों का खेल लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। हम इसे जनन इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये एक सोची समझी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब किसी दुर्घटना के बाद जिंदा रहने का तरीका। बिल्कुल। लेकिन एक और जीव है, हाइड्रा, जो इसी क्षमता का इस्तेमाल जानबूझकर जनन के लिए करता है। अच्छा, तो हाइड्रा अपने शरीर का एक हिस्सा उगाकर उसे एक नया जीव बना देता है, जैसे पेड़ पर कोई फल उगता हो। बिल्कुल। हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे मुकुल या बड कहते हैं, वो विकसित होता है। ये धीरे धीरे एक नन्हे हाइड्रा में बदल जाता है और जब तैयार हो जाता है तो अपने माता पिता से अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। इसे मुकुलन या बडिंग कहते हैं। सही। पौधों के पास तो इस काम के लिए और भी कमाल के हैक हैं। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां जड़, तने या पत्ती से ही नया पौधा उग जाता है। हाँ, जैसे गुलाब की कलम लगाना। बिल्कुल। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, बीज से उगने वाले पौधे को फल फूल देने में सालों लग सकते हैं। अच्छा। लेकिन कलम से उगाया गया पौधा बहुत जल्दी फल देने लगता है। ये उन पौधों के लिए भी वरदान है जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे केला या चमेली। हाँ। और ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टा, तो वो तो अपनी पत्तियों के किनारों पर ही नन्हे नन्हे पौधे उगा लेता है। अरे वाह, ठीक है। तो ये सिंगल प्लेयर मोड काफी कारगर लगता है, सीधा, तेज और भरोसेमंद। तो फिर लैंगिक जनन क्यों? हाँ वही, प्रकृति ने इतना जटिल, धीमा और जोखिम भरा 2 प्लेयर मोड क्यों बनाया? उसी लॉटरी टिकट वाले बात पर वापस आते हैं। ठीक है। अलैंगिक जनन में आप एक ही नंबर के सारे लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, जैकपॉट लगने की संभावना बहुत कम है। विभिन्नता सिर्फ डीएनए कॉपी होने की दुर्लभ गलतियों से ही आती है। लेकिन लैंगिक जनन में 2 अलग-अलग जीव अपनी आधी-आधी रेसिपी बुक मिलाकर एक बिल्कुल नई रेसिपी बनाते हैं। यानी आप 2 अलग-अलग लोगों के लॉटरी टिकट मिलाकर जैकपॉट लगने की संभावना को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ठीक समझे। जब 2 अलग-अलग डीएनए का मिश्रण होता है, तो विभिन्नताओं के बिल्कुल नए संयोजन बनते हैं। तो प्रजाति बदलते माहौल के लिए ज्यादा तेजी से तैयार होती है? कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से। लेकिन यहाँ एक गणित की समस्या है। अगर हर पीढ़ी में 2 जीवों का डीएनए जुड़ता जाएगा, तो कुछ ही पीढ़ियों में डीएनए की मात्रा तो बेहिसाब बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला है। क्या? जीव अपने शरीर में कुछ खास कोशिकाएं बनाते हैं, जिन्हें युग्मक या गैमीट्स कहते हैं। जैसे नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका? हाँ, और इन कोशिकाओं को बनाते समय वो अपनी रेसिपी बुक की मात्रा आधी कर देते हैं। इसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। अच्छा, तो नर और मादा दोनों आधी आधी रेसिपी लेकर आते हैं, और जब वे जुड़ते हैं, जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो बच्चे में रेसिपी की मात्रा फिर से पूरी हो जाती है। समस्या हल हो गई। बिल्कुल। और इसमें भी एक रणनीति है। मादा युग्मक यानी अंड कोशिका बड़ी होती है और उसमें भविष्य के भ्रूण के लिए पोषण का भंडार होता है। और नर युग्मक? जबकि नर युग्मक यानी शुक्राणु छोटा और बहुत गतिशील होता है, जिसका एकमात्र काम तैरकर अंडे तक पहुंचना होता है। पौधे जो चल फिर नहीं सकते, वे ये काम कैसे करते हैं? वे अपना नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचाते हैं? पौधे इसके लिए डाकियों का इस्तेमाल करते हैं। डाकियों का? हाँ, उनके जननांग उनके फूल में होते हैं। पुंकेसर नर हिस्सा है जो परागकण बनाता है। इन्हीं में नर युग्मक होते हैं, और स्त्री केसर मादा हिस्सा है। तो ये परागकण स्त्री केसर तक कैसे पहुंचते हैं? इसी प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसके लिए पौधे हवा, पानी या मधुमक्खी और तितलियों जैसे जीवों को अपना डाकिया बनाते हैं। और जब ये चिट्ठी सही पते पर पहुंच जाती है, तब निषेचन होता है। परागकण से एक पतली नली निकलती है जो स्त्री केसर के अंदर बीजांड तक पहुंचती है, जहां मादा युग्मक इंतजार कर रहा होता है। और निषेचन के बाद? निषेचन के बाद वही बीजांड बीज में बदल जाता है और उसके चारों ओर का अंडाशय पककर एक स्वादिष्ट फल बन जाता है। तो फल असल में पौधे का एक तरीका है अपने बीजों को दूर दूर तक फैलाने का। कोई जानवर फल खाएगा और बीज कहीं और जाके गिरा देगा। बहुत चालाक। हाँ, प्रकृति बहुत चालाक है। अब आते हैं उस प्रजाति पर जिसमें हमारी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, इंसान। इंसानों में ये प्रक्रिया यवनारंभ या प्यूबर्टी से शुरू होती है।
ये किशोरावस्था का वो दौर है जब शरीर जनन के लिए तैयार होना शुरू होता है। हाँ, कुछ बदलाव तो लड़के लड़कियों में एक जैसे होते हैं, जैसे कुछ खास जगहों पर बालों का उगना। बिल्कुल, लेकिन कुछ बदलाव लैंगिक परिपक्वता के खास संकेत होते हैं। जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास और मासिक धर्म यानी पीरियड्स की शुरुआत, और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी होना। हाँ, ये सब शरीर के अंदरूनी हार्डवेयर के एक्टिवेट होने का सिग्नल है। तो ये हार्डवेयर काम कैसे करता है? नर जनन तंत्र का मुख्य काम है शुक्राणु बनाना और उन्हें मादा शरीर तक पहुंचाना। इसका मुख्य अंग है वृषण या टेस्टिस, जहां शुक्राणु बनते हैं। और ये शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं? हाँ, वृषण कोश में, क्योंकि इन्हें बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। और मादा जनन तंत्र? मादा जनन तंत्र में अंडाशय या ओवरी होती है, जहां अंड कोशिकाएं बनती हैं। हर महीने एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से निकलता है और अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और निषेचन भी वहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह देखते हैं। मैथुन के दौरान लाखों शुक्राणु योनि मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और ये एक बहुत ही मुश्किल दौड़ है। लाखों में से सिर्फ कुछ 100 ही अंडवाहिका तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ कुछ 100? हाँ, और अगर वहां उन्हें एक अंड कोशिका मिल जाती है तो उनमें से सिर्फ एक ही उसे निषेचित कर पाता है। और जैसे ही निषेचन होता है, एक नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है? वो निषेचित अंडा, जिसे अब युग्मनज या जायगोट कहते हैं, वो विभाजित होना शुरू कर देता है और एक गेंद जैसी संरचना यानी भ्रूण बना लेता है। और फिर? यह भ्रूण गर्भाशय तक की यात्रा करता है और वहां की मोटी दीवार में जाकर स्थापित हो जाता है। और फिर एक अद्भुत संरचना का विकास होता है जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या है? एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम? एकदम सही। यह एक ऐसा अंग है जो आधा माँ का होता है और आधा बच्चे का। इसी के जरिए माँ के खून से बच्चे को ऑक्सीजन और सारा पोषण मिलता है। और बच्चे के शरीर का कचरा? वो भी इसी के जरिए माँ के खून में वापस चला जाता है। इस सुरक्षित माहौल में भ्रूण लगभग 9 महीने तक विकसित होता है और फिर शिशु का जन्म होता है। लेकिन क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? लाखों शुक्राणु अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते या वहां कोई अंडा होता ही नहीं है? गर्भाशय हर महीने एक संभावित भ्रूण के स्वागत की तैयारी करता है। कैसी तैयारी? उसकी अंदरूनी दीवार मोटी, नरम और खून की नलियों से भरपूर हो जाती है। एक तरह से मेहमान के लिए कमरा सजाया जाता है। और जब कोई मेहमान नहीं आता, यानी निषेचन नहीं होता, तो उस तैयारी की जरूरत नहीं रहती। तब वो पूरी परत धीरे धीरे टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं, जो एक पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। बिल्कुल। यह पूरी प्रक्रिया जितनी अद्भुत है, उतनी ही जिम्मेदारी की मांग भी करती है। स्रोत में जनन स्वास्थ्य पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि यौन क्रिया सिर्फ जनन से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। इसके जरिए कई रोगों का संक्रमण हो सकता है, जिन्हें लैंगिक संचारित रोग या एसटीडीज कहते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और सबसे चर्चित HIV एड्स। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि कॉन्डम जैसी बाधाओं का इस्तेमाल इनसे काफी हद तक बचाव कर सकता है। और जब कोई गर्भधारण के लिए तैयार न हो तो गर्भनिरोधन के तरीकों का भी जिक्र है। बिल्कुल। आज विज्ञान ने गर्भ को रोकने के कई सुरक्षित तरीके दिए हैं। कॉन्डम जैसे यांत्रिक अवरोध हैं, हार्मोनल गोलियां हैं जो अंडे को निकलने से ही रोक देती हैं। कॉपर टी जैसी युक्तियां हैं। हाँ, और स्थायी समाधान के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नसबंदी जैसी सर्जिकल प्रक्रियाएं भी मौजूद हैं। इसी से जुड़ा एक गंभीर सामाजिक मुद्दा भी श्रोत्र उठाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। हाँ, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि गर्भ को हटाने की तकनीक का दुरुपयोग कुछ लोग लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण की हत्या के लिए कर रहे हैं। यह न सिर्फ एक कानूनी अपराध है, बल्कि ये समाज के संतुलन को भी बिगाड़ता है, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो आज हमने जीवन की सबसे मौलिक प्रक्रिया को समझा। ये DNA की रेसिपी बुक को कॉपी करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और इसी अपूर्णता में ही जीवन की सुंदरता और विकास का राज छुपा है। हमने देखा कि कैसे एक कोशिका के साधारण बंटवारे से लेकर इंसानों की जटिल लैंगिक प्रक्रिया तक लक्ष्य एक ही है, प्रजाति की रिले रेस को जारी रखना। बिल्कुल। और इस रेस को जीतने के लिए विविधता ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। अंत में हमारे स्रोत एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं।
हम अक्सर बढ़ती जनसंख्या को जीवन स्तर में कमी का कारण मानते हैं, हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या समस्या सिर्फ संख्या की है या संसाधनों के असमान बंटवारे की। मतलब? क्या हमारे समाज में मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता इस समस्या के लिए कहीं ज्यादा जिम्मेदार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।